मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस महोत्सव की बेला में आप सभी का स्वागत है। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन नमस्कार। नदियों को पूजने का विज्ञान जो सदियों लाखों वर्ष पुराना है, मानव जाति ने सर्वप्रथम प्राकृतिक शक्तियों, जिन्हें देव शक्तियां कहकर पुकारा है, को पूजना प्रारंभ किया। इसलिए वेदों में सर्वप्रथम देवताओं की बड़ी महिमा बताई गई है और बाद के वर्षों में पुराणों में भगवान अर्थात अवतारों की महिमा को महिमा मंडित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि महाकुंभ में जो हम नदियों का पूजन करते हैं, पूजा तपस्या यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, नदियों की पूजा का विज्ञान लाखों वर्ष पुराना है। इससे यह सिद्ध होता है कि महाकुंभ लाखों वर्ष पुरानी परंपरा का द्योतक है, क्योंकि सर्वप्रथम हमने प्राकृतिक शक्तियों को पूजना प्रारंभ किया था। इससे सिद्ध होता है कि महाकुंभ, जिसमें नदियों त्रिवेणी संगम की पूजा की जा रही है, कई वर्ष पुरानी है और इस परंपरा का पालन हम सनातन रूप से वर्तमान तक करते आ रहे हैं। यह हमारी महान सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक सनातनता को सिद्ध करता है और हम इस महान परंपरा के पुरोधा बन रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। समान विचारधारा के लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। प्रकृति भी उन विचारधारा के लोगों के मस्तिष्क में वे ही विचार उत्पन्न करती हैं जो महान वैज्ञानिकों ने खोज किए हैं या महान संतों ने सिद्ध किए हैं। पुराणों में, वेदों में जो मंत्र प्रकट हुए हैं और कई ऋषियों ने उनमें योगदान दिया है, तो वे विचार ब्रह्मांड से ही लिए गए हैं, क्योंकि वे विचार समान विचारधारा के लोगों को आकर्षित करते हैं। वेद के मंत्र उन्हीं ऋषियों में प्रकट हुए जो उस विचारधारा को मानते थे या उस श्रेणी के विचारों को अपनाते थे। आज भी कई वैज्ञानिक खोजें जिन्हें हम देखते हैं कि विश्व के अलग अलग कोनों में वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, वे समान खोजें एक समय में हुई हैं। भारत में रेडियो की खोज हुई तो मार्कोनी ने विश्व के दूसरे छोर पर की। ये सभी एक समय में हुई है, लेकिन पेटेंट जिसने कराया पहले उनका नाम हो गया। लेकिन एक ही विचार विश्व के भिन्न भिन्न कोनों के वैज्ञानिकों में एक साथ उत्पन्न होते रहते हैं। वैसे ही ऋषियों के विचार एक समान पूरे विश्व में कहीं पर भी अवस्थित हो, एक समान विचारधारा उत्पन्न होती रहती है। इसलिए वेदों में मंत्र कई ऋषियों के नाम से संग्रहित किए गए, क्योंकि अलग अलग ऋषियों को अलग अलग मंत्र प्रकट हुए हैं और उन्होंने उसको श्रुति के माध्यम से सुना, फिर वेद व्यास जी ने उनको संग्रहित किया। लेकिन हमारी महान परंपरा यह सिद्ध करती है कि कभी पेटेंट के लिए लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। लाखों वर्षों से वर्तमान तक हमने महान खोजें की है, लेकिन हमने कभी उसका पेटेंट नहीं कराया। लेकिन विश्व के दूसरे छोरों में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोजें की, उन्होंने दूसरों की खोज को चुराया और अपने नाम पर किया। न्यूटन ने कैलकुलस की खोज की, लेकिन उससे पहले किसी और वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने कैलकुलस की खोज की, लेकिन उन्होंने रॉयल सोसाइटी में अपना दबदबा होने से अपने नाम पर उसको पेटेंट करवा लिया। ऐसा विद्वानों का मत है। न्यूटन के गति के 3 नियम भी बताया जाता है कि उनके साथी ने खोज किए थे, पर रॉयल सोसाइटी में दबदबा होने से वे तीनों नियम भी उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करवा लिए। ऐसे ही आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि उनकी साथी जो पढ़ने में होशियार थी महिला, उससे उन्होंने विवाह किया और अपने जो मौलिक शोध है उसमें उस महिला के विचारों को भी उद्धृत किया है, लेकिन उसको योगदान में नाम नहीं लिखा गया। वो अपने रिलेटिविटी की थ्योरी या कई सिद्धांतों में उन महिला से चर्चा करते थे और उस चर्चा के दौरान ही उनको इतना ज्ञान मिला, ऐसा विद्वानों का मत है। लेकिन पेटेंट उन्होंने अपने नाम से किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चाहे खोज किसी भी ऋषि ने की है, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखते थे। पूरी मानव जाति के लिए वह उन सूत्रों को छोड़ गए हैं।
कभी पेटेंट की बात नहीं की, ना आपस में लड़ाई झगड़ा किया कि ये खोज मैंने की है। यह महान संस्कृति की द्योतक है कि कितने ऊंचे विचार भारतीय परंपरा में शामिल हैं, कि हम किसी चीज़ के लिए अपने नाम को करवाने में पीछे नहीं पड़े रहते हैं। पूरी मानव जाति का कल्याण कैसे हो, ये हमारी सोच रही है। लेकिन वैज्ञानिकों में अपना नाम करने की जो सोच है वह पाश्चात्य संस्कृति है। वेस्ट अर्थात कचरा, पाश्चात्य अर्थात कचरा, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है। लेकिन हमारी सोच हमेशा उन्नत रही है। हमारी विचारधारा का लेवल पाश्चात्य से कई ज़्यादा ऊंचा है। इसलिए मैक्स मुलर ने कहा था कि ये उपनिषद के सामने ये हमारा जो ईसाईयत है वो बच्चा नजर आता है। इतना महान गूढ़ ज्ञान इन उपनिषदों में भरा है जो मतलब वैचारिक लेवल को, वैचारिक स्तर को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। उस स्तर तक ईसाईयत अभी तक नहीं पहुंच पाई है। उसके सामने यह धर्म हमारा बच्चा है, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा था। लेकिन हम अपनी महान संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी विचारधारा का स्तर भी निम्न होता जा रहा है। हमें पुनः अपने सनातन धर्म की विचारधारा की खोज करनी होगी, उन्हें अपनाना होगा, हमारे शास्त्रों को पढ़ना होगा। हमारे साथियों के घर में जो अपने धार्मिक पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उन्हें टटोलना होगा कि उनमें क्या लिखा है। बहुत से घरों में पुराने साहित्य पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, उनमें महान बातें लिखी हैं, जीवन के सिद्धांत लिखे हैं। कहा जाता है कि महाभारत में वे सब घटनाएं लिख गई है जो भविष्य में होने वाली है, पूर्व में हुई है, और जो वर्तमान में हो रही है उससे बाहर का आपको कहीं नहीं मिलेगा। रामायण में जो घटनाएं घटी है वो जीवन को सुंदर तरीके से जीवन जीने की कला को सिखाती है। रामायण हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, और महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। और भी कई शास्त्र हैं जो आप सभी के घरों में पढ़े हैं, बस उन्हें एक आध पैराग्राफ, आधी लाइन, एक लाइन, संभव हो तो 2-3 पेज अगर नियमित भी पढ़े तो हम अपने जो इतिहास में लिखा है, धर्मों शास्त्रों में लिखा है, उसको हम विचार करके पा सकते हैं कि उनमें कितना गूढ़ ज्ञान भरा है, जीवन के सिद्धांत भरे हैं जो हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमारे शास्त्र विदेशी लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हम उनको खोलकर देख नहीं रहे हैं, ये विडंबना है। और महाकुंभ की इस बेला में हमारे सनातन धर्म को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है कि हम पुनः अपने शास्त्रों, धर्म की ओर लौटें और देखें कि उनमें क्या क्या चीज़ें भरी है जो हमारे जीवन में, समाज के लिए उपयोगी है। ऋषि मुनियों ने असफलता को भी सफलता का द्वार माना है। असफलता को किस रूप में लें हम, यह हमको अच्छी तरह ऋषियों ने सिखाया है। सफल से ज़्यादा असफलता से सीखा जा सकता है, इसको सफलता से ज़्यादा असफलता से सीखा जा सकता है। सफल से ज़्यादा सफल होकर बता दें। यदि कोई सफल होता है तो उससे भी ज़्यादा सफल होकर हमको बताना है यदि हम असफल होते हैं। ऐसा ऋषियों ने हमको प्रेरणा दी। आईआईटी में पास नहीं हो तो उन पुस्तकों का अध्ययन करें, ज्ञान के लिए पढ़ें, कुछ नई खोज कर लें, समाज विश्व को नए ज्ञान का प्रकाश दें, कुछ अलग, कुछ नया ही कर लें। अर्थात असफलता कोई अंतिम परिणाम नहीं है। यदि हम रुक जाते हैं तो वह असफलता है। यदि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो अभी हम असफल नहीं हुए हैं। यदि कोई बड़ी परीक्षा में असफल होता है लेकिन पुस्तकें तो उसके पास हैं, नौकरी मिलना ही सफलता का निशानी नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ नई खोज कर सकते हैं, उन बातों से समाज में कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। उस पढ़ाई को करके सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उस ज्ञान के द्वारा हम क्या अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, कैसे उससे बिजनेस मॉडल को विकसित कर सकते हैं, उस ज्ञान से हम क्या अपने नए स्रोत खोल सकते हैं। ओशो ने कहा था कि भारत में रोजगार की कोई समस्या नहीं है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर काम किए जाना बाकी है। यदि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वे चीज़ें
नहीं दिखाई देती है, लेकिन लोगों की समस्याओं को समझकर हम समाधान पेश करके भी अपना बिजनेस मॉडल विकसित कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ज़मीन की समस्या है तो ओशो ने कहा था कि हम पानी के अंदर घर बनाना सीख लें, हवा में घर बनाना सीख लें, कैसे ज़मीन के अंदर घर बना सकते हैं। ऐसे कई रोजगार के क्षेत्र हैं जिनको विकसित किया जा सकता है, बस उनको देखने, समझने और अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज हम चर्चा करेंगे तेज दिमाग के लिए गला साफ होना चाहिए और शरीर हाइड्रेट रखना जरूरी है। ऐसा अभी अखबार में आया था, दैनिक भास्कर में। 20 वर्षीय भारतवर्षीय छात्र विश्व राजकुमार ने इसी महीने ऑनलाइन प्रतियोगिता मेमोरी लीग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। इसमें प्रतिभागियों को 80 रैंडम नंबरों को याद करना होता है। विश्व में 13.5 सेकंड में सभी 80 नंबर याद कर यह खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 6 अंक प्रति सेकंड की स्पीड से नंबर याद किए। यह कारनामा विश्व में कैसे किया गया और क्या तरकीब अपनाते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया। विश्व ने बताया, याद करने की स्पीड बढ़ाने और दिमाग तेज रखने के लिए जरूरी है कि गला साफ हो और शरीर हाइड्रेट रहे। इसके लिए वे बीच बीच में पानी जरूर लेते रहे। बता दें कि मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट एलेनोर मैकग्वायर ने मेंटल पावर वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले एथलीटों पर शोध किया था। उन्होंने पाया कि कई प्रतिभागी मेमोरी पैलेस तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में याद रखने वाली चीज़ों की एक काल्पनिक तस्वीर बनाई जाती है। मेमोरी पैलेस तकनीक से चीज़ों को याद रखना आसान बनाया जा सकता है। विश्व बताते हैं कि वे अपने कमरे में किचन, हॉल, बरामदा और बाथरूम को अलग अलग स्थानों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे 2 शब्दों को जोड़कर एक कहानी बनाते हैं। 2 शब्दों को जोड़ना, कहानी बनाना, यह याद रखने का महत्वपूर्ण सूत्र है। और उसे किसी स्थान से जोड़ देते हैं। 2 शब्दों से कहानी बनाओ और फिर उसे किसी स्थान से जोड़ दो। जैसा कि विश्व अपने घर के किचन, हॉल, बरामदा, बाथरूम से उनको जोड़ देते थे कैटेगरी वाइज करके। इस तरह से वे पूरे क्रम को आसानी से याद रख पाते हैं। हम क्रम से याद रखना कठिन होता है हमारे लिए, लेकिन इस तकनीक के द्वारा पहले 2 शब्दों को जोड़ो एक कहानी के द्वारा, फिर उसको अपने घर के किचन, हॉल, बरामदा, बाथरूम से अलग अलग स्थानों से उसको अपने हिसाब से जोड़ दो। इसको आप बाथरूम से जोड़ेंगे, किसी को किचन से जोड़ेंगे, बरामदे से किसको जोड़ेंगे, उस कहानी को हमें जोड़ना हमारे हिसाब से है। हमारी रुचि के अनुसार उसको जोड़ते जाएं तो आपको पूरा विषय, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, प्रश्न, सिद्धांत, सूत्र सभी इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। मेमोरी को चित्र के रूप में उकेरना है, कहानी से शब्दों को जोड़ना है और घर के ही स्थानों को बाथरूम, रसोई, बरामदा इत्यादि से जोड़कर हम पूरे विषय को, प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। जैसा कि विश्व ने जीतकर हमें बताया, भारत में मेमोरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं विश्व ने अपने भविष्य की योजना बताई कि उनका अगला लक्ष्य भारत में एक मेमोरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। जिस तरह मैं इस तकनीक को सीखकर आगे बढ़ा हूँ, वैसे ही दूसरों को यह तकनीक भी सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि वे भी आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छी भावना है विश्व की। याद करने में हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत आती है, तो ऐसी तकनीकें याद करने के लिए सहायक हो सकती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, कठिन से कठिन प्रतियोगिताओं को पास कर सकते हैं, जीवन की समस्याओं से उबर सकते हैं, क्योंकि याद रखना भी आवश्यक है और कम प्रयास में हम अधिक याद रख सकें, ये तकनीकें हमें सहयोग प्रदान करती हैं। याद रखने वाली चीज़ों को चित्र के रूप में दिमाग में रखें, मस्तिष्क में रखें। याद रखने वाली चीज़ों को चित्र के रूप में मस्तिष्क में रखा जाए। चित्र इमेजिन हमको करना आना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस, पहाड़, कोई भी चीज़ हम कल्पना कर सकते हैं कहानी के माध्यम से शब्दों को जोड़ने के लिए। विश्व राजकुमार के अनुसार दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ याद करते हैं तो आप मन ही मन उसे दोहराते हैं।
हमने देखा है कि हम कोई भी चीज़ याद करने के लिए क्या करते हैं, दोहराते हैं, बार बार रटते हैं, रिपीट करते हैं, मेमोरी में उसको लाते हैं। अगर गला साफ और शरीर हाइड्रेट हो तो याद करने की स्पीड बढ़ जाती है। गला साफ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम दोहराते हैं तो मुंह से भी बोलते हैं, चाहे हम आवाज़ बाहर ना निकालें, जिसे वेखरी भी कह सकते हैं। तो गला साफ नहीं होगा तो हमें शब्दों को स्पष्ट बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी। एक एक अक्षर को स्पष्ट बोलना होता है इस तकनीक में। स्पष्ट बोलने से चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। स्पष्ट बोलना अर्थात दिमाग में भी स्पष्टता लाना है। यदि आप स्पष्ट बोलना सीख जाते हैं तो दिमाग में चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि किसी नाम को हम स्पष्ट एक एक अक्षर बोलेंगे तो वो दिमाग के अवचेतन में एक एक जगह ऐसा फिट हो जाएगा कि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि स्पष्टता का अभाव ही भूलना है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो व्यवहार हो, बातचीत हो, या कोई संस्मरण हो, या फिल्म का देखना हो, अगर हमारे उपस्थिति में स्पष्टता नहीं है, पूरे प्राणपण से हम उपस्थित नहीं हैं और स्पष्ट तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो वह हमें धुंधला सा ही याद होगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम पढ़ा, कठिन नाम है, अगर उसको हम स्पष्ट नहीं पढ़ेंगे, अगर वो पहले से हमें याद नहीं है, तो वो कभी भी पूरी तरीके से हमारे दिमाग में स्थिर नहीं होगा, फिट नहीं होगा। इसलिए गला साफ होना बहुत आवश्यक है। शरीर हाइड्रेट हो तो याद करने की स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा विश्व राजकुमार बताते हैं कि याददाश्त को मजबूत करने की और चीज़ों को तुरंत स्मृति पटल पर लाने के लिए मेथड ऑफ लोकी काफ़ी उपयोगी है। इस तकनीक में याद रखने वाली चीज़ों को चित्र रूप में दिमाग में संजोया जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं। फिल्मों में तस्वीर होने से हम पूरी कहानी याद रख पाते हैं। इससे दिमाग का हिप्पोकैम्पस, दिमाग का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, सक्रिय हो जाता है, जो याददाश्त को मजबूत करता है और यह तुरंत स्मृति में आता है। चित्रों को हिप्पोकैम्पस याद अच्छी तरह कर पाता है और हाइड्रेट रखने से दिमाग के जो आयन हैं, पानी के जो आयन हैं, वो संचार को अच्छी तरह करते हैं। पानी की कमी से संचार में बाधा आती है, क्योंकि पानी में ही आयन घुले रहते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचने के लिए हाइड्रेट शरीर का होना बहुत आवश्यक है। तो इस तकनीक को अपनाकर हम चीज़ों को अच्छी तरह याद रख सकते हैं। दो शब्दों को कहानी के रूप में जोड़ें, उसको अपने घर के ही या कहीं बाहर का जो आपको स्थान पसंद हो, उससे एक एक कोने, एक एक रसोई, बाथरूम, बरामदा, किचन, जिससे भी आप जोड़ना चाहें उन शब्दों की कहानियों को जोड़ते जाएं कि इस किचन में इतनी कहानियां हैं, इस श्रेणी की, बाथरूम में इस श्रेणी की कहानियां हैं, और वह विषय कैटेगरी वाइज, जैसे फिजिक्स को हम बाथरूम में जोड़ना चाहें, केमिस्ट्री को हम रसोई से जोड़ना चाहें, जिस विषय को जिस स्थान से जोड़कर कहानियाँ बनाएंगे, कौन सी कहानी किस स्थान पर मिलेगी, तो हमको हर सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान आसानी से हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चित्रों को, फिल्मों को हम अच्छी तरह याद कर सकते हैं। दूसरी खबर है, मिलेट्स की एक टेबलेट से खाने पीने की जरूरत पूरी होगी, आपात स्थिति या सेना के भी काम आएगी। ओशो ने कहा था कि भविष्य में ऐसा भोजन बनेगा जो एक गोली से ही आपके भोजन की पूरी आवश्यकता को पूरी कर देगा। आपके हाथों को पचाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप उस समय का ज़्यादा उपयोग सृजनात्मक कार्यों में कर पाएंगे। डॉक्टर भास्कर नारायण, निदेशक जो CSIR IITR लखनऊ से हैं, उन्होंने कहा है कि एनफिट नाम की जो गोली है, आपातकालीन आहार जिसे हम कह सकते हैं, इन्होंने लखनऊ स्थित देश की विख्यात शोध संस्था CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च के अनुसार आपातकालीन आहार एनफिट और मिलफिट नाम की गोली का आविष्कार किया। यह गोली ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी और कुटकी नाम से पदार्थों से मिलकर बनी है, जिसे इन्होंने 2 साल में तैयार किया। इस टेबलेट को बनाने का आइडिया
अभी तक ऐसा कोई कॉम्पैक्ट सुपर कोड नहीं था जिसके कारण उन्हें आए जो आपातकालीन स्थिति में दिया जा सके। अंतरिक्ष यात्रियों, सैनिकों को आपातकालीन स्थिति या विभिन्न लोगों को करना पड़ सकता है, उसमें यह गोली अच्छी तरह काम देगी, ऐसा उनका मानना है। टेबलेट खाने पीने का भी विकल्प नहीं है, हमें दूसरा पौष्टिक आहार भी साथ में लेना होगा। इसके साथ जो खबर है, वाहनों के ब्रेक पैड से निकलने वाला सूक्ष्म कण धुएं से भी ज़्यादा जहरीला है। ब्रेक डस्ट ज़्यादा फैल रहा है, यह डीजल के धुएं से भी ज़्यादा घातक है। स्टडी में पाया गया कि ब्रिटेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में वाहनों से निकलने वाले कुल पार्टिकुलेट मैटर पीएम में नॉन एग्जॉस्ट स्रोतों की हिस्सेदारी ज़्यादा है, जिसमें ब्रेक डस्ट सबसे ज़्यादा योगदान करता है। स्टडी के प्रमुख लेखक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स पार्किन ने कहा है कि लोग आमतौर पर मानते हैं कि ईवी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होते हैं, लेकिन ये भी सड़क टायर और ब्रेक के घर्षण से पीएम डस्ट पार्टिकल पैदा करते हैं। नॉलेज पैक नॉन एडजस्टेबल ऑर्गेनिक ब्रेक पैड सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। वाहनों में आमतौर पर 4 प्रकार के ब्रेक पैड होते हैं: लो मेटेलिक, सेकंड सेमी मेटेलिक, थर्ड नॉन एडजस्टिंग ऑर्गेनिक और फोर्थ है हाइब्रिड सिरेमिक। वैज्ञानिकों ने इनसे निकलने वाले कणों का फेफड़ों पर असर जांचा, पाया कि नॉन एस्बेस्टस ऑर्गेनिक ब्रेक पैड से निकलने वाले कण सबसे ज़्यादा सूजन और विषाक्तता पैदा करते हैं। ये कण डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल से भी ज़्यादा जहरीले हैं। सिरेमिक ब्रेक पैड दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जहरीले हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के बावजूद प्रदूषण से हम पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वाहनों का कम से कम उपयोग करें, इस पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें, तभी हम इस पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर बना पाएंगे। महाकुंभ का उद्देश्य यही है कि हम इस प्रकृति के संतुलन को भी पुनः स्थापित करें। पहले मैं बचपन में सोचता था कि जहाँ गांव है वहाँ स्वर्ग है और जहाँ शहर है वहाँ नरक है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण है, वाहन है, भीड़ है, मानवीयता की कमी है। लेकिन गांव में सभी आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रदूषण मुक्त है, हरियाली है। हमें सभी स्थानों को वैसा ही स्वर्ग से सुंदर बनाना होगा, तभी इस महाकुंभ में हम इस औचित्य को सिद्ध कर पाएंगे कि हम प्रकृति का संतुलन स्थापित कर पाएंगे। ऋषि मुनि पहले यज्ञ करते थे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, वातावरण शुद्ध रहे, एक एक जीव कण का वह ध्यान रखते थे। उसी परंपरा को हमें पुनः स्थापित करना होगा, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा पुनः स्थापित कर पाएंगे, जिसके द्वारा प्रकृति में संतुलन स्थापित होगा, प्रदूषण हम मुक्त होंगे, बीमारियों से मुक्त होंगे, हमारा आत्मिक विकास होगा और हम सफलता के उच्चतम आयाम को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। ऐसा ही प्रेम बनाए रखें। इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।